भौतिक भूगोल का हम विभिन्न व्याख्यान श्रृंखला देख रहे हैं। इसमें आज हमारा व्याख्यान संख्या 30वां है। जैसा कि आपको विदित है कि जो अपक्षय को हमें आज देखना है, अपक्षय के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये बाह्यजात जो प्रक्रम है उसका एक महत्वपूर्ण अवयव है जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन करने में अपक्षय की क्या भूमिका होती है, अपक्षय किन कारकों के आधार पर कार्य करता है, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अपक्षय में कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि विदित है कि अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटित तथा वियोजित होकर ढीली पड़ जाती हैं और विदीर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। अर्थात डिसइंटीग्रेशन में जो भौतिक कारक हैं, जैसे सूर्य का तापमान है, तुषार है, वर्षा है, ये सारे के सारे जो कारक है चट्टान का ये विघटन करती है, यानी चट्टान को विभिन्न टुकड़ों में बांटती है। तो उसको हम विघटन कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन करते हैं, जो भौतिक कारकों के द्वारा होता है। और चट्टानों पर रासायनिक कारकों का जो प्रभाव होता है उसको हम विघटन कहते हैं या वियोजन कहते हैं, जिसे हम डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो अतः चट्टाने पर अपक्षय के रूप में भौतिक कारक तथा रासायनिक कारक दोनों प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का एक और बड़ी विशेषता है, अपक्षय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी परिवहन नहीं होता है। कोई चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापक पैमाने पर नहीं बहती है या स्थान बदलती है, वो अपने स्थान पर विदीर्ण तथा विघटित होती है। इस प्रकार से अपक्षय एक स्थिर प्रक्रम है, अपनी जगह पे कार्य करने वाला है। इसलिए होम्स ने भी इसी ढंग से परिभाषित किया है। अपक्षय उन भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो चट्टानों के नष्ट होने और विघटन में सहायता प्रदान करता है, परंतु उन ढीले पदार्थ का व्यापक स्तर पर परिवहन नहीं होना चाहिए। ये बात होम्स ने बहुत स्पष्ट रूप से कही है। दूसरे जो विद्वान है, थॉर्नबरी ने भी इसी प्रकार से कहा है, लॉबेक ने भी इसी प्रकार से इसको परिभाषित किया है। स्पार्क ने भी कहा कि प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने स्थान पर शैलों का भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा जो विघटन और अपघटन होता है उसे ही अपक्षय कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि चट्टानों के अपक्षय के अंतर्गत में भौतिक और रासायनिक कारक हैं, वो कारक कार्य करते हैं और चट्टानें अपने स्थान पर कमज़ोर होकर, विदीर्ण होकर, विघटित होकर, वियोजित होकर वहाँ पर बिखर जाती है। यही अपक्षय है। इसके अपक्षय को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों को हम देखेंगे। उनमें मुख्यतः शैलों की प्रकृति है। शैलों की प्रकृति के अंतर्गत में हम जानते हैं कि खनिज किस प्रकार के पाए जाते हैं, बनावट यानी कि कणों की बनावट कैसी है, संरचना यानी कि उसमें संधि जॉइंट्स पाए जाते हैं वो कैसे हैं, और विभिन्न प्रकार के चूने के जो चट्टानें हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है। दूसरा जो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु कारक आता है। ये जलवायु के विभिन्न अवयव तत्व कैसे प्रभावित करते हैं अपक्षय को, उसको हम देखेंगे। तीसरा जो प्रमुख जो अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक है वो समय है, टाइम फैक्टर है। जैसा कि आपको भी देखें कि ज्योग्राफी जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वितरण का टेम्पोरल एंड स्पेटियल विश्लेषण करती है, तो चट्टानों के अपक्षय के अंतर्गत में भी जो समय एक बहुत बड़ा कारक है और समय के आधार पर चट्टानें अपक्षय द्वारा विघटित होती हैं या वियोजित होती हैं। तो अपक्षय को हम एक एक करके हम देखते हैं
कि शैलों की प्रकृति में क्या आता है। शैलों की प्रकृति से आशय उन पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, उनके कणों की बनावट कैसी है, उनमें संरचना किस प्रकार की है, तो ये शैल की प्रकृति को निर्धारित करती है। तो खनिज में जिसमें हल्के रंग की जो चट्टानें, जिनका रंग बहुत काला नहीं है, गहरा नहीं है, वो चट्टानों पर अपेक्षा का प्रभाव अपेक्षाकृत दीर्घ काल में होता है बनिस्बत गहरे रंग की चट्टानों में, क्योंकि गहरे रंग की चट्टानों के ऊपर सूर्य ताप की जो अवशोषण की मात्रा वो अधिक रहती है, उसके कारण जो उनका फैलाव और संकुचन है वो बड़ी व्यापक पैमाने पर होता है। हल्के रंग में तापमान ग्रहण करने की क्षमता वो अपेक्षाकृत कम रहती है। तो इस आधार पर खनिज का जो प्रभाव है वो उसके रंग को भी प्रभावित करता है और उनकी मोटाई को भी प्रभावित करता है। तो आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा के अनुसार हम दो भागों में विभाजित करते हैं, अम्लीय तथा भास्मिक शैलों में विभाजन करते हैं। गहरे रंग की शैलों का अपक्षय हल्के रंग की शैलों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होता है। इसी प्रकार आम्लिक शैलों पर भास्मिक शैलों की अपेक्षा अपक्षय कम होता है। ग्रेनाइट में हल्के रंग की पदार्थ की अधिकता रहती है, और जबकि गैब्रो में गहरे रंग के पदार्थ अधिक होते हैं। अतः ग्रेनाइट की अपेक्षा गैब्रो का अपक्षय अधिक तीव्रता से होता है। क्वार्ट्ज पर रासायनिक अपेक्षा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है, परंतु क्वार्ट्ज शैलों में जो फॉइलेशन है, अपपत्रण है, द्वारा पृथक अवश्य हो जाता है, परंतु यह मृत्तिका में परिवर्तन नहीं होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं चट्टानों की में पाए जाने वाले खनिज के आधार पर अपेक्षय की मात्रा, प्रकार और उसकी तीव्रता निर्भर करती है। इसी प्रकार से चट्टानों की बनावट कैसी है, यानी कि टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर से मतलब कि उसके जो कण हैं छोटे हैं कि मोटे हैं कि गोल हैं कि कोणीय आकार के, वो सारे के सारे जो हैं वो चट्टान के टेक्सचर को निर्धारित करती है। मोटे कण वाली शैलों को छोटे कण वाली शैलों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से अपक्षय होता है, यानी कि मोटे कण वाली का अपक्षय ज़्यादा तीव्रता से होगा, और जो छोटे कण है या महीन कण है उनका अपक्षय बहुत वो होता है। इसके बाद में यानी स्ट्रक्चर, यानी कि जो संरचना का प्रभाव से आशय कि चट्टानों में पाए जाने वाली दरारें, उनके जॉइंट्स और फॉइलेशन आदि निर्धारित करते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट में अधिक आकार के विभिन्न आकार के जोड़ पाए जाते हैं। ग्रेनाइट को आयताकार टुकड़ों में विभाजित कर देते तापमान के आधार पर, और जिनकी नोकें अपक्षय से द्वारा शीघ्र घिस जाती है। इन गोल किनारे वाले टुकड़ों को टॉर कहते हैं। ये विशेषतः यूरोप में हमें देखने को मिलता है। बेसाल्ट की संधियाँ बहुभुजाकार होती हैं, और अपक्षय द्वारा बेसाल्ट बहुभुजाकार टुकड़ों से जुड़ा हुआ ही दिखाई देने लगता है। अवसादी शैलें आग्नेय रूपांतरित शैलों की अपेक्षा उनमें शीघ्रता से परिवर्तन होता है या अपक्षय का प्रभाव होता है। अपक्षय से 3 प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। एक तो मोटा मलबा, जिस पर रासायनिक अपेक्षा का प्रभाव कम पड़ता है, यानी मोटे मोटे टुकड़ों में बदल जाती है। दूसरा क्ले, जिस पर रासायनिक अपेक्षा के द्वारा ये निर्मित होती है। घुलनशील, यानी कि रासायनिक क्रिया के द्वारा कोई पदार्थ है वो जल में घुल जाता है या अम्ल में घुल जाता है तो निकल कर वो जम जाते हैं। इस प्रकार से अवसादी शैल 3 प्रकार के अवसादों के किसी के जमने या कड़े होने से बनती है। अपेक्षा की दृष्टि से अवसादी चट्टानों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे बलुआ फर्तर है, कॉन्ग्लोमरेट है, और क्ले है, शेल है। ये सारी की सारी जो है इसके प्रकार है। चूने की पदार्थ भी इसका प्रमुख उदाहरण है।
इसके अलावा कायांतरित में नाइस है, ग्रेनाइट है, शिस्ट है, ये भी इसके प्रमुख उदाहरण है। मार्बल है वो रूपांतरित चट्टानों का ही एक प्रमुख प्रकार है। स्लेट है इसी प्रकार से नाइस है, ये भी हमको देखने को मिलता है। अपक्ष को जो प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख जो कारक है वो कारक जलवायु है। जलवायु क्या करता है कि अपक्ष को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे ठंडे स्थानों पर, यानी कि जहाँ पर ग्लेशियर या हिम पाया जाता है, आर्कटिक प्रदेश जैसे, वहाँ पर अपक्षय प्राय जमने पिघलने द्वारा शीघ्रता से होता है, यानी फ्रीज एंड थॉ प्रोसेस कहते हैं जिसमें, यानी कि ज़्यादा ठंड पड़ गया तो वो पदार्थ सिकुड़ गया, फ्रीज हो गया, और फिर पिघला तो वो ढीला हो गया। तो ये प्रक्रिया अगर आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है तो उसको हम फ्रीज एंड थॉ है, तो वहाँ पे रासायनिक अपक्षय का ये काम इस रूप में धीमा हो जाता है। परंतु जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक घुली रहती है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दुगनी हो जाती है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से रासायनिक अपक्षय तेज होता है। इसी प्रकार से समय का प्रभाव, यानी टाइम एक बड़ा फैक्टर है, और डेविस के अकॉर्डिंग भी उन्होंने टाइम को अपर्दन का अपक्षय का बड़ा एक कारक के रूप में माना है। जैसे कि दक्षिण की हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो लावा से निर्मित है, तो उसका अपक्षय बहुत लंबे समय तक दीर्घकाल से चल रहा, पर जबकि उसकी तुलना में जो हमारा हिमालय नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला से बना है ना, और ये इसमें अवसादी चट्टानों से निर्मित है, तो इसका शीघ्रता से अपर्दन हो रहा है। अगले अध्याय में हम विद्यार्थियों अपक्षय के प्रकार को हम देखेंगे।